ये नोक-झोंक का जो जहाँ तक सवाल है प्राइम मिनिस्टर का, ये दबाव में लोग बाग ले रहे हैं और कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो बेहतर है वो चुना जाएगा, किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन में से कोई भी हो। कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, उस मोहब्बत में हर कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इज़ मोर। तो वो पूरा डिवोटेड टुवर्ड्स द कांग्रेस इन ऑल स्टेट्स, नॉट ओनली हियर, इन ऑल स्टेट्स दे आर डिवोटेड टुवर्ड्स द कांग्रेस। मैं इतना ही कहूँगा कि मुस्लिम 100% इन्हीं के फेवर में है और इन्हीं की तरफ है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और उसके पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकालने वाले हैं। शरद पवार के घर बैठक होती है इंडिया अलायंस को लेकर कि आगे की रणनीतियां क्या है, किसको टिकट देना है, क्या कुछ हुआ वो आप सभी ने देखा। लेकिन एक तरफ यहां पर भाजपा पार्टी ये जो है लगातार देखा जा रहा है कि इंडिया का नाम बदलने की कोशिश कर रही है, यानी कि इंडिया का नाम भारत रखना चाहती है। यानी कि इन दोनों हम बात करें तो राजनीति का स्तर इतना जो है देखा जा रहा है, जिस बीच चुनाव है उस बीच जो है नाम बदलने की बात की जा रही है। तो क्या सच में चुनाव के पहले नाम बदल लिया जाएगा और इस बार क्या इंडिया अलायंस एनडीए को हरा पाएगा? इस मुद्दे पर बात करेंगे बारीकी से और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मुस्लिम इस बार क्या सोच रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक जो है किसके पक्ष में रहेगा और क्या सच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के बीच की राजनीति कर रही है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो प्रश्न तो यही बना हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा परिचय आपका। मैं प्रोफेसर मुख्तार खान हूँ, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में रहता हूँ और यह मेरा इंटरेस्ट था कि कुछ देश के लिए या देशवासियों के लिए काम आ सकूं और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते। सर, आपका सिलसिला मेरा यही रहेगा, कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव नज़दीक है, नाम बदलने की बात की जा रही है, ठीक है क्या? इनफैक्ट जो भी कांग्रेस करती है या रूलिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो कोई बोलता है, उसके ख़िलाफ़ ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब बदले की भावना से काम करते हैं और उस बदले की भावना में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और जा रहे हैं और जैसा कि होता रहा है अब तक। सोशल जस्टिस इनके सरकार में कुछ भी नहीं रहा, न के बराबर, ज़ीरो है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं और करने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं वो। जबकि इंडिया नहीं, कई स्लोगन में चाहे क्विट इंडिया रहा हो, चाहे इनके इंडिया शाइन हो, डिजिटल इंडिया हो, तमाम जो इन्होंने स्लोगन तैयार किए और काम उस पर हुआ या नहीं हुआ तो बात की बात है, लेकिन इंडिया से ही जुड़ा रहा। अब इनकी जो चल रही है ये कि भाई इंडिया, जितना ये नुकसान इंडिया को पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही भारत इनको दूर रखेगा। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो है बीजेपी नाम बदल देगी? नाम बदलने से कुछ फ़ायदा है आपको लगता है? नाम बदलने से सिर्फ 12-13% जो इनके हैं लोग, 15% जो लोग हैं उन पे हो सकता है कुछ असर पड़े, लेकिन सब पे नहीं। बदलने से लोग और इनके खिलाफ ही जाएंगे और खिलाफ ही वोट होगा। जब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 100 के पार भी नहीं जा सकते। इंडिया अलायंस हो चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इंडिया अलायंस इस बार टक्कर दे पाएगा? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि टिकट के बंटवारों को लेकर नोक-झोंक और फिर प्रधानमंत्री फेस को लेकर नोक-झोंक, कैसे आप देखते हैं इस अलायंस को? ये नोक-झोंक का जो जहाँ तक सवाल है प्राइम मिनिस्टर का, ये दबाव में लोग बाग ले रहे हैं और कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो बेहतर है वो चुना जाएगा, किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन में से कोई भी हो, और वो लोग वही खुद चुने और समझें। सेकेंडली ये है कि जो आज इवन कांग्रेस के खिलाफ भी थे, क्या ऐसी मजबूरी है उनकी आई जो इनके साथ शामिल हो गए? मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब वाकिफ़ इस चीज़ से, चाहे वो कई स्टेट्स की जो बातें चल रही हैं, तो ये उनकी मजबूरी बन गई इनके साथ आने का, क्योंकि उनको पहले ख़त्म कर देते कांग्रेस तो बाद में जाती। तो अब ये चाह रहे हैं, जब एक हो गए हैं तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई है कि अब हम कहीं की न रहे। अब कहीं की न रहे, चूँकि उनको ज़िंदा रहना है और ज़िंदा रहने के लिए कुर्सी चाहिए, और कुर्सी तभी मिलेगी जब ये गोलमाल करेंगे या माल प्रैक्टिस करेंगे या कहते हैं नाम साम दंड भेद का खेल खेलेंगे, तभी मुमकिन है। वरना किसी भी आप कंस्टिट्यूंसी में चले जाएं, कहीं भी इनका बोलबाला नहीं है, ना कोई इनके फेवर में है, चंद लोगों के, सिर्फ चंद लोगों के अलावा। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू होने वाली है, इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वहाँ से भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनावी यात्रा के तौर पर नजर आएगी? इनफैक्ट वो भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से ताल्लुक़ नहीं रखता है, लोगों के जुड़ने से ताल्लुक़ जरूर रखता है। लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, जो अपनी तकलीफ़ें हैं, चाहे किसान हो या कुछ हो,
तो उन लोगों का जो है वो सबसे बड़ा उसका दायरा है। और वही चीज़ ज्ञान हुई क्योंकि मैं खुद भी भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटका से ज्वाइन किया, यूपी में ज्वाइन किया और हरियाणा भी था और जलंधर पंजाब तक में भी गया हूँ। तो मैंने जो अनुभव गेन किया है कि इसमें खास करके मुस्लिम कम्युनिटी जो है 100% टूवर्ड्स द कांग्रेस एंड इन फेवर ऑफ कांग्रेस। यही कम्युनिटी नहीं, माइनॉरिटी में जितने आते हैं वो अलावा और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी इनकी बातों से बड़े मुतासिर हुए हैं और बहुत इनके फेवर में आए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के यानी कि देश पर असर पड़ रहा है, जनता जुड़ रही है। जनता को ये लग रहा है कि अब हमारा कोई बोलने वाला है या हमें कोई देखने वाला है, हमारी मुश्किल को हल करने वाला कोई है और सोशल जस्टिस दिलाने वाला है, इसलिए वो जुड़ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और ये सुन भी रहे हैं बाखूबी। अच्छा, चुनाव पे चर्चा कर लेते हैं। 24 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है आपको 24 में जो है मुस्लिम पक्ष का जो वोट बैंक है वो कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देश में जो है नफरती माहौल फैल रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत की बजाय में मोहब्बत की दुकान खोलना है। इसको आप कैसे देखते हैं चुनाव को 24 के? इसमें कोई शक नहीं है, जो उनका स्लोगन है उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। उस मोहब्बत में हर कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इज़ मोर। तो वो पूरा डिवोटेड टुवर्ड्स द कांग्रेस इन ऑल स्टेट्स, नॉट ओनली हियर, इन ऑल स्टेट्स दे आर डिवोटेड टुवर्ड्स द कांग्रेस। मैं इतना ही कहूँगा कि मुस्लिम 100% इन्हीं के फेवर में है और इन्हीं की तरफ है। क्या बीजेपी सरकार से मुस्लिम खुश नहीं है? क्योंकि हर एक राज्य की बात कर लो, हिंसाएं हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, मतभेद पैदा हो रहे हैं। इससे आपको क्या लगता है ये बीजेपी आने से ऐसा हुआ है कि पहले से ही ऐसा था? एक्चुअली धर्म के नाम पर अगर कोई चीज़ की जाती है तो वह न तो देश का विकास होगा, न देश का उत्थान होगा और न ही देश की जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये कराए ही इसीलिए जाता है कि एक पार्टिकुलर राजनीति के तहत एक पार्टी को फ़ायदा हो, और वो फ़ायदा पार्टी को तो हो सकता है लेकिन जनमानस को या जो हमारी जनता है वो उन पर बड़ा बुरा असर डाल रही है, नफ़रत पैदा कर रही है, एक दूसरे से दुश्मनी पैदा कर रही है। इवन वाक़या आप चाहे दिल्ली का 2020 का ले लें या नूह का वाक़या जो लेटेस्ट हुआ उसका ले लें आप, वहाँ तो सोशल जस्टिस है ही नहीं। किस कानून के तहत बुलडोज किए गए उनके मकानात और उन्हीं लोगों को जेल में डाला गया जो इस कम्युनिटी के लोग हैं। ऐसा क्यों? हमने न तो देश के ख़िलाफ़ कभी बात करी, न देश के खिलाफ गए, न किसी पार्टी के फेवर में इतना ऐलान किया कि भाई आपको तकलीफ़ पहुंच रही हो। लेकिन ये कुछ चंद लोग ऐसे हैं, ये चंद दिनों के लिए लोग हैं, जब तक ये पावर में है तब तक, और पावर में रहने के लिए सब कुछ भी कर सकते हैं, ये श्योर है। 24 की बात कर रहे थे, 24 में गठबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही कि भी टिकट बटेंगे तब दिक्कत होगी। आपको लगता है कि जो गठबंधन है वो लास्ट समय तक चलेगा और जीत कर दिखाएगा? कैसे जीतेंगे आप? कैसे जो है बीजेपी का सामना करेंगे एनडीए का? अब तक 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने सुना है पटना में पहली मीटिंग हुई थी, बेंगलोर में हुई, मुंबई में हुई और आज ताज़ा खबर बताता हूँ दिल्ली में शरद पवार जी के यहाँ हुई है। तो वो अब टिकट शेयरिंग हो रही है। अब कोई जिद करे या हद करे या हठधर्मी करे या हठ टिकटी करे तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो। मैं नाम नहीं लूँगा, बेहतर समझने की कोशिश करें, चाहे वो वेस्ट बंगाल ही क्यों ना हो। तो इन्हें अपने हठधर्मी को छोड़ना होगा। अच्छा, तभी अलायंस जो है आगे तक बढ़ पाएगा। यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें उनका भी फ़ायदा है और देश का भी फ़ायदा है। हमें देश के फ़ायदे को देखना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, देश की जनता को बचाना है। और की बात करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से जो है वायदे फिर से कर दिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर दी। क्या लगता है को आपको कि क्या जनता बीजेपी को फिर से पसंद करने वाली इस बार, क्योंकि बड़े बड़े वायदे फिर से होगा इस बार? बहुत जुमलेबाज पार्टी है जिसके लोग सब कह रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ। और रही तो उनकी सिर्फ बात ही है, आज तक कोई काम एक गिना दे जो नेक किया हो, एक किया हो या लोगों के लिए काम किया हो। सबका विकास, सबका क्या क्या नहीं बोल जाते हैं। अब तो 4 स्लोगन जुट गया उसमें, पहले 1-2 था, फिर 3 किया, फिर 4। बस अब वो तो चीज़ है ही नहीं, वो सिर्फ स्लोगन। आज तक जो तो कुछ भी उन्होंने कहा है, क्या उस पर खरे उतरे? एक पर भी खरे उतरे बता दें आप। चाहे 15 लाख का मामला हो, चाहे 2 करोड़ पर या नौकरी का मामला हो, या सस्ते दामों का होना या महंगाई में गिरावट आना, वो आपने देखा है कि आसमान छू लिया। चाहे कुछ भी हो, उसमें सब त्रस्त हैं और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं, जो रोज़मर्रा के रोजहाई जो कर रहे हैं, उनके लिए और मुसीबत का दिन और मुसीबत का वक्त आ रहा है। एक और मुद्दा आपसे पूछ लेते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप लगातार जो है छात्रों के बीच भी रहते हैं और सबसे आप बातचीत करते रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन क्या ठीक है? क्योंकि इसका असर क्या पड़ेगा देश पर, एक राष्ट्र एक चुनाव? इसमें हमारे खास करके जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी इंडिया है,
इसमें कहते हैं कि नेशन वन इलेक्शन तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हर स्टेट्स का अपना अपना अलग अलग स्थापनाएं हुई हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग ज़बान के लोग हैं, समझे नहीं। तो डाइवर्सिटी में हमें यूनिटी चाहिए, वो चीज़ ऐसे करने से नहीं हो पाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं है। ये गलत है, ये गलत है। इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा अगर करती है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो कहते नहीं कम्युनलिज्म की तरफ घुमा रहा है, या कहीं कि डाइवर्स लोगों का जहन को बदल रहे हैं ये बात कह करके, जबकि इस पर एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं है। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग तो ये इस बात को स्वीकार करेगा? मैं एक बात कहूँ, CJI साहब की बात को कोट करना चाहूँगा। चाहे वो चुनाव आयोग के मुख्य सचिव जो मुखिया हैं वो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हों, सपोज मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूँ या ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हेड हूँ, तो मैं आपको अगर उस जगह पर रख दूँ कि आपको मैं ये पोस्ट दे रहा हूँ, तो क्या कल आप मेरे खिलाफ चले जाएंगे? क्या आप मेरे खिलाफ कोई मुकदमा करेंगे या मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएंगे आप? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो वो जो चुन के रख रहे हैं, तो वो जबान नहीं खोल सकता, उन्हीं की बात करेगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, चाहे लॉ और कानून के खिलाफ हो। आप कह रहे हैं कि दबाव में है? दबाव में नहीं, उनको रखा ही इसलिए गया, अगर आप कर सको तो करो, वरना हट जाओ, दूसरे को मैं रखूंगा। तुम्हें करना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, पटेल साहब थे गुजरात के ही, जब उन पर दबाव ज़्यादा पड़ा तो उन्होंने इस्तीफा देकर छोड़ दिया, फिर दूसरे को लेके आए। उससे पहले रघुराजन साहब थे, वो चले गए, पटेल साहब गए, फिर उसके बाद अपने मन चाह ले आए, जिन्होंने कि MA में शायद वो हिस्ट्री में किया है, इकोनॉमिक्स से उनका दूर दूर तक वास्ता कहीं नहीं है। ऐसे लोगों को जब फाइनेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया जाएगा, तो वो क्या करेंगे देश के लिए? इससे कैसे देश बचेगा, कैसे छुटकारा मिलेगा? आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके जनता को अब एक प्लेटफॉर्म पे आना है, देश की डेमोक्रेसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। तो देखिए, आपने तमाम मुद्दों पर सुना कि कैसे जो है देश में एक माहौल बन रहा है, चाहे वो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर लो, या फिर तमाम ज़मीनी स्तर के मुद्दों को लेकर बात कर लो, इंडिया वर्सेस भारत की बात कर लो, या फिर 2024 के मुद्दे को लेकर। हमने बारीकी से समझा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीर बदल सकती है और जनता का रुख क्या हो सकता है। अब देखना ये पड़ेगा कि 24 के पहले पहले इंडिया अलायंस किसको टिकट देती है, किसको आगे रखती है, कौन से फेस जो है चुनावी प्रचार में सबसे आगे रहेंगे, और NDA कैसे उसका सामना करती है। इंडिया वर्सेस NDA की लड़ाई में कौन आगे रहता है और किसकी 2024 में जीत होती है और लोकतंत्र की कुर्सी पर विराजमान होती है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।